डॉक्टर साहब, एफबीआर के हदफ में 2 बार कमी के बावजूद टैक्स वसूलियों में 165 अरब का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। क्या ये जो बोझ है ये भी आवाम पर पड़ने जा रहा है? जाहिर है, और किस पे पड़ेगा? जी। आवाम का काम है क्या? उनका काम सिर्फ टैक्स देना है। और बाकी एलीट का क्या काम है? उनका काम है कि कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, ऐसे ही चल रहा है सिलसिला। लेकिन यह है कि ये इतनी एक इतनी ज़्यादा बेचैनी है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान भी उसकी जद में है। लेकिन ये एक आलमी को स्यापे का लफ्ज़ एक दफ़ा इस्तेमाल किया था, या एक ग्लोबल क्योस है कि कहीं पर गालिबन ऐसा लगता है कि किसी को इल्म नहीं कि क्या होने जा रहा है जी। और जंगें होंगी, कहीं अमन होगा, कहीं आज यानी यूरोप के अंदर उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिए कि जी इस दफ़ा यूरोप में जो है वो गर्मी से शायद एफिल टावर बंद कर रहे हैं पेरिस का, और वो मतलब एक बहुत एक क्योटिक दुनिया है सारी। अच्छा, बॉस्टन चलते हैं अमेरिका, और मेरे साथ प्रोफेसर आदिल नजम साहब मौजूद हैं। और आदिल नजम साहब जो हैं वो एक तो तवील अरसे से तमाम दुनिया पे उनकी नज़र है। वो ये नहीं कि बॉस्टन में तो बॉस्टन तक महदूद है, और अगर बॉस्टन तक भी महदूद हैं तो बॉस्टन वो खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का शहर है जहाँ पे हार्वर्ड भी है, तो फ्लेचर भी है, तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी भी है, तो MIT भी है, यानी द बेस्ट जो वहाँ पे रिसर्चर्स और जो बेस्ट ब्रेन्स हैं और थिंकर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। उनसे तरह मैं पूछता हूँ कि ये अमेरिका से कैसे वो देख रहे हैं पूरी दुनिया को। मैंने कहा ना, वो अमेरिका तक क्योंकि महदूद नहीं, उनका पूरा एक ग्लोबल उनका एक व्यू है। तो आज जरा उनसे समझता हूँ कि कैसे देखेंगे। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड टू बी विद यू। अच्छा प्रोफेसर, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने एक तो ये कहा था कि हम लोग कहीं पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान में हैं, क्योंकि पहली जंग अजीम ख़त्म ना होती तो दूसरी वो एक कंटिन्यूशन थी, तो वो एक क्योटिक सा सिनेरियो है। अच्छा, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले आप मुझे ज़रा ये बताएं कि आपका वहाँ जहाँ बैठे हैं आप इस बॉस्टन में, माहौल के आसपास पता हार्वर्ड में क्या हो रहा है, फड्डे चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, प्रेसिडेंट ट्रंप, मतलब वहाँ पर अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। बिग ब्यूटीफुल बिल आने वाला है शायद आज, और इलॉन मस्क का फड्डा हो गया है। मुझे वहाँ बताएं कि वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त आपकी तरफ। शाहिद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। ये गुफ्तगू वही है जो हमने कुछ बार पहले भी आपके शो पे की। दुनिया के साथ क्या हो रहा है, और बॉस्टन के साथ क्या हो रहा है, और हार्वर्ड के साथ क्या हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और इन अ वे ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, शायद अब इसमें मीनिंग जो है बहुत और ज़्यादा डाल दी गई है कि स्यापा ही है। स्यापा लफ्ज़ भी ठीक है, और शायद कियोस जो है वो उससे भी ज़्यादा अहम लफ्ज़ है। जो इस वक्त बॉस्टन में हो रहा है, ना सिर्फ बॉस्टन लेकिन अमेरिका में हो रहा है, मेरे ख्याल में उसका असर हम दुनिया पे भी देख रहे हैं, और जो दुनिया में हो रहा है उसकी वजह से ये बॉस्टन में हो रहा है। तो ये एक सर्कुलर सी आर्गुमेंट है, लेकिन आर्गुमेंट करेक्ट है कि दुनिया जो है वो उस तगैयुर का, वो जो हमने बात की ना कि 1914 है या 1932 है, लेकिन यकीनन दुनिया जो है अब अगर पहले हमें शक था कि दुनिया तब्दील हो रही है, तो अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हम अब हिस्ट्री के एक मखसूस दौर में हैं, और ये कोई कंफर्टेबल दौर नहीं है। आज से तकरीबन 100 साल पहले, 101 साल पहले, एंटोनियो ग्रामशी था, बड़ा मशहूर पॉलिटिकल थिंकर। उसकी बड़ी मशहूर किताब है प्रिजन नोटबुक्स। उसमें तो ये 100 साल पहले की बात है, और बिल्कुल आज के दौर के बारे में मेरे ख्याल में दुरुस्त बैठती है। उसकी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, आपने सुनी होगी, कि द ओल्ड वर्ल्ड क्रम्बल्स, द ओल्ड वर्ल्ड डाइज बिफोर अस, कि जो पुरानी दुनिया है वो हमारे सामने जो है वो वफात पा रही है। एंड अ न्यू वर्ल्ड स्ट्रगल्स टू बी बॉर्न, और एक जो नई दुनिया है जिसका अभी तक हमें शक्ल नहीं पता, वो लड़ रही है अपनी जिंदगी नई सूरत में आने की। बट हियर इज द थिंग, द ओल्ड वर्ल्ड is dying in front of us. A new world is struggling to be born, and then his key line is, this is the time of monsters. कि जो दौर होता है ना, जब एक दुनिया टूट रही होती है, एक नई दुनिया अभी आई नहीं है लेकिन आने के लिए लड़ रही होती है, वो वक्त जो होता है वो कहता है कि मॉन्स्टर्स का दौर है, और हम अब मॉन्स्टर्स के दौर में रह रहे हैं। मॉन्स्टर से मुराद ये अच्छे बुरे की नहीं है, मॉन्स्टर से मुराद ये है कि फिर ताकत का दौर होता है, फिर वायलेंस का दौर होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट का दौर होता है।
और हमें जो, अगर आप बॉस्टन देख लें, अगर आप दुनिया देख लें, आप मशरक़ वस्ता देख लें, आप यूरोप देख लें, आप दुनिया के इदारे देख लें, ये जो स्ट्रगल टू बी बॉर्न है ना, कि नई सूरत क्या निकलेगी। जब हम पहले बात करते थे, साल 2 साल पहले तक भी आप और मैं, तो हमें शक था कि ये हो रहा है, कि ये 1914 1932 वाली बात। अब आपको ये यकीन हो गया है कि ये हो रहा है, कि हम उस दौर में, और ये सबसे डेंजरस दौर होता है। और डेंजरस से मेरी मुराद ये देखें, अगर आप सोचें ना कि दुनिया, ऊंट ऊंट की सवारी की है कभी आपने? अगर आपके सुनने वालों ने कभी ऊंट की सवारी की है, ऊंट ऊंट की सवारी आसान नहीं होती, क्योंकि आपको चौकस रहना होता है, क्योंकि वो जो है उसकी मूवमेंट। लेकिन सबसे जो उसका मुश्किल दौर होता है ना उसकी सवारी का, वो होता है जब ऊंट चढ़ उठ रहा हो या बैठ रहा हो, तब्दीली, जिसमें आपको बिल्कुल संभाल के बैठना होता है कि आप ऑफ बैलेंस ना हो जाए। दुनिया इस वक्त उस माहौल में है कि एवरीवन इज ये वरीड कि हम डॉक्टर ऑफ साहब, बैलेंस ऊंट ना की मिसाल आपने, ऊंट किसी करवट बैठ गया है या अभी बैठने की नहीं नहीं कोशिश? नहीं, नहीं। अच्छा। दैट इज द पॉइंट, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, यही तो पॉइंट है। जिस वक्त वो बैठ जाएगा या खड़ा हो जाएगा तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा। जहां वो चल रहा था ना, या हम्म। जहां वो बैठा हुआ था, अब वो वहां नहीं है। हम्म। अब वो, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जो सबसे मुश्किल होता है ऊंट की सवारी में, वो जब उठ रहा होता है या बैठ रहा होता है, या बैठने से पहले या बैठने के बाद वाला जो है ना, जब बिल्कुल आपका बैलेंस ऑफ हो रहा होता है। हम्म। तो उस बैलेंस ऑफ में मेरे ख्याल में आपको ये जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, सारी जो ताकतें हैं, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई वो मुल्क हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, वो अब ये देख रहा है कि यार ये जो ऊंट की करवटें हैं ना, इसमें हाउ डू आई पोजिशन माई सेल्फ, कि हम्म। मैं अगर बड़ी ताकत था पिछले 70 साल, तो मैं ऑफ बैलेंस ना हो जाऊं। मुझे या मुझे मैं मुझे अगर मुझे चीन डॉक्टर हूं और साहब ये उभरती हुई बताएं, ताकत हूं, मुझे ये तो बताएं जब कि ऊंट खड़ा हो तो मैं उस जगह पे हूं जहां मेरी वहां पर कुव्वत हो। सो वहां ये पर इस वक्त सबसे फैसले मुश्किल जो फैसले दौर कौन होता है कर ना, रहा है? ये वो प्रेसिडेंट होता है ट्रम्प व्हेन द कर रहे हैं, ट्रांजिशन इज उनकी हैपनिंग। छोटी सी टीम फैसले कर रही है। हु इज कॉलिंग द शॉट्स? मतलब मार्को रूबियो हैं, इलॉन मस्क बाहर हो गए, मतलब हु इज कॉलिंग द शॉट्स? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये ये यकीनन सवाल है, और अमेरिका में एक मखसूस सवाल है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स। एक तरह से तो आपके पास डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में एक बड़े मजबूत प्रेसिडेंट आए हैं, जिनकी बात अगर समझ ना भी आए तो आपको ये पता है कि उस बात का कोई भी असर हो सकता है, बिकॉज ही उनकी, उन्होंने सारी जो पावर है वो पर्सोनिफाई कर ली है। इसीलिए अमेरिका में उनको कई बार इंपीरियल प्रेसिडेंट कहा जाता है। लोग अगर जो उनके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि जी ये किंग डोनाल्ड है, क्योंकि वो सारी उन्होंने पावर जो है, जो सारे इदारे थे, जो एक बैलेंस ऑफ पावर होती थी कि जी ये कोर्ट्स का है, ये कांग्रेस का है, ये एग्जेक्टिव का है, ये इस्टेब्लिशमेंट का है, उन्होंने सारी की सारी को अपनी ज़ात में एक मुंजमद कर लिया। लेकिन इन अ वे अगर दुनिया की तरफ देखें तो आप देखते हैं कि इस किस्म के लीडर वो अकेले नहीं है। तमाम दुनिया में, ये जो मैं कह रहा हूँ ना टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स, तमाम दुनिया में एक खास किस्म की लीडरशिप की मांग है, एक असर्टिव, एक मैस्कुलिन, एक एक मस्कुलर लीडरशिप की। चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो मोदी हो हमारे अपने इलाके में, चाहे चाहे वो टर्की में अर्दोगान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया में MBS हो। तो एक तो लेयर ये है कि हु इज कॉलिंग द शॉट, ना सिर्फ अमेरिका में लेकिन दुनिया में। अमेरिका में हु इज कॉलिंग द शॉट, मेरे ख्याल में हर शॉट जो है वो एक अलग रूल पे शॉट किया जाता है। लेकिन एक और लेयर है हु इज द कॉलिंग ऑफ शॉट्स की, और वो है जिसको मेरे कुछ कॉलीग्स हैं, क्विन स्लोबोडियन, मेरे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में उनकी एक नई किताब है, दूसरे लोग भी जो आप कह रहे हैं, जिसको वो कहते हैं टेक्नो अनार्किस्ट, कि ये जो टेक्नोलॉजी के बल पे एक इमेंस और ऑब्नॉक्शियस वेल्थ आ गई है कुछ लोगों के हाथ में। ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं या क्या है, जिसमें जिसका जो आर्किटाइप है वो इलॉन मस्क है, जिनके पास अब वेल्थ इतनी है कि उसकी वो उसको आप समझ नहीं सकते, संभालना तो दूर की बात है ना, समझ नहीं सकते। चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो मेरे ख्याल में सबसे अहम जो नाम है वो पीटर थील का है। ये भी आपके प्रोग्राम में कुछ साल पहले कहा था, शायद लोगों को उस वक्त उनका अंदाजा हो या ना हो। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पेपाल टुडे इन द वाले, वर्ल्ड। पेपाल वाले पीटर थील। पीटर थील पेपॉल वाले, लेकिन उससे ज्यादा अब जो है पैलेंटियर वाले, पैलेंटियर जो बेसिकली आपकी हाँ, जो जंग की जो सारा डेटा और कार्रवाई है उसको मॉनिटरिंग और वो सारा जो काम हो रहा है। उसको नहीं, जंग की सूरत को चेंज कर लिया। लेकिन उसके अलावा जेफ बीजोस हो गए, चाहे वो गूगल हो गया, चाहे वो AI हो गया। मैं कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, आपको एक छोटा सा नंबर देता हूँ यार। इलॉन मस्क की जो पर्सनल वेल्थ है, हम्म। राइट, ये कहना कि आज वो आउट है कल फिर आ जाएंगे, कल फिर बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे, ये अलग बातें। हम्म। लेकिन इलॉन मस्क की जो पर्सनल वेल्थ है वो पाकिस्तान की GDP से ज्यादा है।
ये जरा सोच लें इसका मतलब क्या है। पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इज अ वेरी मेजर, मतलब ये क्वार्टर बिलियन लोगों का मुल्क है, 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पर्सनल वेल्थ है एक शख्स की, नॉट पीटर थिल बट इलॉन मस्क। और यही है जेफ बीजोस का, यही है 45 जो फेसबुक मिलियन वाला है। डॉलर्स उसने खर्च किए हैं अपनी शादी पे। आप ने फॉलो किया उसके जी। बीजोस की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यार इस हफ्ते की। यहाँ बड़ी खबर यह है कि एक दिन में उसने $80 मिलियन अपनी शादी पे, 60 साल के शख्स हैं, अच्छा। अपनी नई शादी पे उन्होंने $60 मिलियन। अच्छा, $60 मिलियन उनके पास है तो जरूर करें यार, अल्लाह खुश रखे उनको। हमने इंडिया में भी देखा अंबानी का। लेकिन ये वही शख्स है कि इसका जो पहले इसका जो चार्म था वो ये था कि जब इन्होंने अमेजोन बनाया और जब अमेजोन बड़ा भी हो गया, तो उनका जो डेस्क था ना, वो उनका जो टूटा हुआ दरवाजा था उसको उल्टा रख के उस पे डेस्क पे काम करते थे, और अच्छा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना ली उसमें उन्होंने, अमेजोन में। इस कहानी सुनाने का मतलब क्या है, देखें, ये नंबर इंटरेस्टिंग है लेकिन नंबर की बात ये नहीं है। बात ये है कि जब इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाती है इंडिविजुअल्स के पास, तो लिटरली, और ये पॉलिटिकल साइंस का एक असूल है और ये सदियों से असूल है, तो फिर आप उसका क्या करते हैं। देखिए ना, मेरे पास 100 से 200 रुपए आ जाएंगे, मैं डबल खा लूंगा। मेरे पास 2 मिलियन आ जाएगा, मैं बड़ा घर ले लूंगा। मेरे पास 10 मिलियन आ जाएगा, मैं बोट ले लूंगा, जहाज ले लूंगा। लेकिन जब आपके पास मिलियन से बिलियन और बिलियन से अब फर्स्ट ट्रिलियनियर की बात हो रही है, तो फिर जो आपके जहन में चीज आती है, आप उसका कुछ करेंगे ना, वो ये आता है कि मैं अब दुनिया बदल सकता हूँ। सो इलॉन मस्क का जो आप सोचे ना कि इन सारों की, वो पीटर थिल की एम्बिशन ये है कि लाइफ फॉर एवर, इनमें से कई जो हैं वो मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि देन दे स्टार्ट थिंकिंग एट अ स्टेट लेवल। देखो ना, अगर इनकी जीडीपी के मतलब हिसाब की एक एक शख्स की वेल्थ हो, चाहे वो स्टॉक्स में ही हो, तो देन योर एम्बिशन इज कि अच्छा यार, मैं तो फिर वो स्टेल्थ बॉम्बर भी ले सकता हूँ। मैं तो फिर हुकूमतों को ना सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। ये पहली बार नहीं है। आई एम नॉट बीइंग कंस्पिरेटोरियल, रियली आई एम नॉट। अमेरिका में कम से कम ये एक बार पहले भी हुआ, हमने अपने इलाके में मुगलों के दौर में देखा कि जब पर्सनल और मेरे वेल्थ ख्याल से इतनी वहाँ accumulate हो। वहाँ डॉक्टर साहब काफ़ी इस वक्त ये लॉन्जेटिविटी और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमेशा जिंदगी लंबी रहे और ये सारा इस पे बड़ा जी, काम वो हो रहा है इस कायरोस्पेस के, मैं अपना सर जो है वो साइंस को, ये पहले भी हमेशा होता है। लेकिन बट अपार्ट फ्रॉम कि उसको आप साइंस समझें या उसको आप हमाकत समझें, द रियल इशू इज कि जब इंडिविजुअल वेल्थ स्टेट वेल्थ के लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाए, तो फिर इंडिविजुअल्स, अफराद, ये सोचेंगे कि यार, अच्छा, पावर होती है ना, वेल्थ तो पावर होती है, कि मेरी पावर उस किस्म की होनी चाहिए कि जो स्टेट की हो। आपने पूछा बॉस्टन में क्या हो रहा है इस वक्त, खबर ये है कि इलॉन मस्क जो है, जो ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड थे, अब वो ये कहते हैं कि जो वोट देगा ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को, मैं इंश्योर करूंगा कि वो अगली बार जीते ना। राइट, क्योंकि और अब नहीं, एक ट्रम्प शख्स कह रहे अपनी हैं मैं वेल्थ निकाल से ये दूंगा। कह सकता। ट्रम्प ने ये भी तो कहा है मैं निकाल दूंगा, डिपोर्ट कर दूंगा उसको, ट्रम्प इलॉन को। कहता है अच्छा यार, तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुम्हारी जो है। अब ये भी बात हो रही है कि अच्छा जी, वो क्योंकि अमेरिकन नहीं थे, तो हर किस्म की ये जो तो आप अमेरिकन नहीं थे तो मैं आपकी नेशनैलिटी कैंसिल कर दूंगा, तुम्हारी कंपनियां तोड़ दूंगा। ये सारी वो, यार आपको, मुझे पता है इन चीज़ों का शौक है, ये उस किस्म की कहानियां हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बादशाह को कोई पसंद नहीं आया तो उसने उसको उठा दिया और यूं कर दिया और वो कर दिया। लेकिन माई कॉन्टेक्स्ट इज नॉट द यूएस। माई कॉन्टेक्स्ट इज कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इस तनाजुर में हो रहा है कि वो जो हमने ऊंट की बात की या टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स की बात की, कि दुनिया जो चेंज हो रही है, उसके असूल और कवायद, जो असूल और कवायद थे जिसके बेसिस पे आप एनालिसिस करते थे। राइट, आप किस बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, मैं किस बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ कि एक हिस्ट्री है। हम कहते हैं यार, अगर जब ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है, और हम कहते हैं कि जी ये स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स है। अब आप जब उस दौर में आ जाएं कि वो स्टेटेड अनस्टेटेड रूल्स आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल, वो चल ही नहीं रहे, और हमें पता नहीं कि नया रूल क्या है, तो फिर जिसके हाथ में ताकत होगी वो कहेगा मैं रूल बनाता हूं। पीटर थील कहेगा मैं रूल बनाता हूं, मैं जंग की सूरत हाल ही चेंज करता हूं। इस वक्त जो इसराइल कर रहा है, चाहे जो उसने गजा में किया या लबनान में किया या हमास के साथ किया या डॉक्टर हिजबुल्लाह साहब के लोगों के साथ किया। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं आपको लेकर आता हूँ, जरा मुझे मिडल ईस्ट समझाएं इस वक्त। मिडल ईस्ट के अंदर पहले तो ये बताएं कि ईरान की वॉर खत्म हो गई है, पॉज का बटन दबा हुआ है, डीआईए कुछ और कह रही है, सीआईए कुछ और कह रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और। ईरान
और ये क्या था? मतलब है कि रिजीम चेंज हो रहा था, डायलॉग चल रहा था, डायलॉग ओमान में होना था, बीच में जंग छिड़ गई, वो जंग जो है वो पता नहीं क्या बना, वो इनरिच यूरेनियम की तलाश जारी है, वो फौरदा का मतलब क्या है वहां पर, क्या कैसे देखा जा रहा है इसको? पहले तो ईरान को बताएं ना, फिर मैं जरा आता हूँ ये गजा और इसराइल की तरफ। जी। यार एक चीज ये कि आपने क्या, ईरान क्या था, ईरान क्या था नहीं, ईरान क्या है। जी। मतलब ये कि कोई जंग अभी खत्म तो नहीं हुई। अच्छा। सीज फायर हो, गुफ्तगू हो या ना हो, ये तो क्लियरली जो है इस वक्त जो तीन कुव्वतें हैं यहाँ, एक तो जंग तब्दील हो गई ईरान इसराइल से। हम्म। जो पहले हम बात करते थे ईरान इसराइल की, अब जो है जंग जो है वो ईरान वर्सेस इसराइल यूएसए। क्योंकि यूएसए जो है वो खुल के एक हरीफ आ गया, विच सरप्राइजेज मेनी पीपल। हम्म। दूसरी चीज कि वो खत्म नहीं हुई, तीनों जो ताकतें हैं वो क्लेम करती हैं कि जी हम जीत गए, हम्म। और साथ वो क्लेम करती हैं, और साथ दुनिया जानती है कि वो तीनों हार गए। राइट, तीनों की क्लियर विक्ट्री नहीं हुई। ना अमेरिका की हुई, कि अगर वो प्रोग्राम खत्म करना चाहते थे न्यूक्लियर, वो तो नहीं हुआ। ना नेतन्याहू की हुई, जिनका हदफ जो था कि वो चेंज हो जाएगी रजीम, वो भी नहीं हुई। और ईरान की जो नुकसान हुए हैं वो भी बड़े ऑब्वियस हैं। ऑन द अदर हैंड, तीनों के जो हदफ है वो अभी बरकरार हैं, तो ये सिचुएशन ऑन गोइंग है। ये जो जंग जो आपने बात की, अगर अगेन मुझे बड़ी पिक्चर पे ले जाने की इजाज़त दें, ये निशानदेही करती है कि इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी और अहम जंग है जिसका ये हिस्सा है, वो मिडिल ईस्ट में नहीं हो रही, वो अमेरिका में हो रही। वो अमेरिका के अंदर एक जंग है, एक सिविल वॉर में मुब्तला है अमेरिका। एक उसी किस्म की सिविल वॉर जैसे एक 100 साल पहले हुई थी। इस वक्त अमेरिका खुद टूटा हुआ है, और जंग ये हो रही है कि अमेरिका किधर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो साइड है, या डोनाल्ड ट्रंप की जो एक आइडियोलॉजी है, वो उसकी एक साइड है। एक दूसरी तरफ आपको अगर ममदानी साहब जो न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक कैंडिडेट अब बन गए हैं, उनको आप देख लें, तो अमेरिका की जो टूट है वो इस मिडल ईस्ट के की जंग पे असर कर रही है।